नमस्कार दोस्तों, सभी साथियों को नमस्कार। क्लास को आप अधिक से अधिक शेयर कीजिए। क्लास के अंदर अपने को बहुत शानदार मैटर मिलेगा। ये पीडीएफ जो है वो इस तरीके से ही अपने को पूरी की पूरी राजस्थान की कल्चर मिलेगी, जो कि आपके अभी जो एग्ज़ाम होने वाले हैं, जैसे आरओ का है, ईओ का है, इसके अलावा बीएसटीसी का है, प्री पीटीटी का है। और इसमें देखो ये मानचित्र के माध्यम से भी आपको बहुत अच्छी व्यवस्था से नोट्स मिलेंगे और पूरे नोट्सों को इतने सुव्यवस्थित ढंग से तैयार किए गए हैं कि आपको कहीं पर भी इसमें समस्या नहीं देखनी पड़ेगी। इतनी आसानी से याद होंगे ये, बस आप एक बार सुनते जाइए। जैसे इसमें लिखा हुआ है कि राजस्थान की भाषा एवं साहित्य, तो आप समझ गए कि राजस्थान की जो संस्कृति है उसमें हमारा पहला चैप्टर है ये राजस्थान की भाषा और साहित्य। अब देखो बहुत अच्छी लाइनें क्या है इसमें। पहली लाइन है कि राजस्थान की राजभाषा क्या हो जाएगी, हिंदी हो जाएगी, जबकि राजस्थान की मातृभाषा में लिखा हुआ है राजस्थानी। हमारी मातृभाषा जो है वो राजस्थानी है, जबकि राजभाषा हमारी कौन सी है, हिंदी है। अब देखो सेकंड नंबर क्या लाइन है। लाइन है कि हिंदी दोनों से संबंधित दिया गया है, दिवस से संबंधित। तो एक तो हिंदी भाषा दिवस 14 सितंबर बहुत इम्पोर्टेंट, जबकि राजस्थानी भाषा दिवस जो है वो 21 फरवरी को। बस आपका यही ध्यान होना है कि एक तो 14 सितंबर है आपके पास में और एक आपके पास में 21 फरवरी है। बस इतना सा आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। फिर यदि अपने आगे देखें तो आगे बहुत अच्छा तैयार किया हुआ है मैटर कि राजस्थानी भाषा का वृक्ष वे तैयार करना है आपको। राजस्थानी भाषा का वंश वृक्ष तैयार करना है, पेड़ तैयार करना है। तो इसमें भी कहीं आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। सबसे पहले क्या है, बी फॉर भारोपीय भाषा है। बी फॉर कौन सी होगी बताइए, भारोपीय भाषा। फिर कौन सी है, आर्य भाषा। फिर कौन सी है, वैदिक संस्कृत है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। तो जो वैदिक संस्कृत थी वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कहीं ना कहीं ये वाली। अब जो ये वैदिक संस्कृत थी ये अपने दो भागों में बंट गई, एक तो पाली में बंट गई, एक संस्कृत में बंट गई। अब जो पाली थी ना वो बोलचाल की लैंग्वेज थी और जो संस्कृत थी वो लिखित थी, उसका तो स्थायी रूप मिल गया था। जबकि बोलचाल की भाषा जो थी उसको आपको पता है पर क्षेत्र के लोग जो है वो अलग अलग बोलते हैं। तो उसी प्रकार जो पाली है उस पाली का आगे फिर कई भागों में डिवाइडेशन हो गया, 3 भागों में बंट गई ये। एक तो कौन सी बनी बताओ, इससे एक तो बन गई ये देखो शौरसेनी अपभ्रंश प्राकृत बन गई, एक ये मागधी प्राकृत बन गई और एक ये महाराष्ट्री प्राकृत बन गई। अब देखो अपने पास में क्या है, सबसे इम्पोर्टेंट अपने पास में जो डायग्राम है बस वो ये है। इसमें लिखा हुआ है कि शौरसेनी प्राकृत से राजस्थानी और गुजराती और उत्तर प्रदेश की लैंग्वेज जो है वो निकल गई। यानी इसमें राजस्थान आया, इसमें गुजरात आया, उसमें उत्तर प्रदेश आया। तो शौरसेनी में 3 अपने राज्य आगे, राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश। बार बार साथ साथ में रिवाइज करते जाओ, एक बार ही पढ़ना पड़ेगा आपको सिर्फ। उसके बाद है ये मागधी प्राकृत। तो मागधी आपको पता चल ही गया होगा कि मगध वाले क्षेत्र की है। मगध पड़ती है अपने बिहार के अंदर, तो मागधी उधर की थी, बिहार की। फिर आपके सामने ये दिख रहा है महाराष्ट्री प्राकृत, तो ये महाराष्ट्र की थी। तो यहाँ तक तो अपने कोई प्रॉब्लम नहीं है कि शौरसेनी प्राकृत जो थी वो राजस्थान, गुजरात और उत्तर प्रदेश की थी। अब इम्पोर्टेंट फोकस क्या निकला इसमें से कि जो शौरसेनी प्राकृत थी इससे बाद में अपभ्रंश बन गई 2, एक गुजरी अपभ्रंश बन गई और एक शौरसेनी अपभ्रंश बन गई। अब देखो जो गुजरी अपभ्रंश थी ना, ये वाली जो थी ना गुजरी अपभ्रंश, इससे 2 भाषाएं निकली हमारे यहाँ पर, एक राजस्थानी एक गुजराती, जो कि बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है। गुजरी अपभ्रंश आपका फिर आगे आएगा, ध्यान रखना आप। तो गुजरी अपभ्रंश से राजस्थानी और गुजराती निकली और सेकंड जो अपनी शौरसेनी रह गई थी उस शौरसेनी से ध्यान रखना ये हिंदी निकल आई। तो शौरसेनी अपभ्रंश से हिंदी, जबकि गुजरी अपभ्रंश से राजस्थानी और गुजराती, और ये दोनों जो है वो शौरसेनी प्राकृत की है, ध्यान रखना। तो पाली प्राकृत में बदली और शौरसेनी अपभ्रंश में बदल गई। यहाँ तक नो टेंशन, आपके किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो आगे देखिए, आगे लिखा हुआ है कि ये जो राजस्थानी है
ये राजस्थानी जो है ये आगे आप विभाजन की दृष्टि से यदि देखो तो इसको भी आगे दो भागों में बांट दिया गया। राजस्थानी को देखो, एक पूर्वी राजस्थानी और एक पश्चिमी राजस्थानी। इस लाइन पर बहुत इंपॉर्टेंट फोकस डालिए कि पूर्वी राजस्थानी और पश्चिमी राजस्थानी दो भागों में राजस्थानी बंट गई। अब जो पूर्वी थी उसका उपनाम था पिंगल और जो पश्चिमी थी उसका उपनाम था डिंगल। अब अपने पास में है कि पूर्वी जो थी ना उसमें मिश्रण किसका हो गया, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है कि पूर्वी में जो मिश्रण हुआ है वो राजस्थानी और ब्रज का हुआ है। इस बात पर ध्यान देना कि राजस्थानी और ब्रज जो है वो पूर्वी मिश्रण में आ गई। तो पूर्वी डिंगल है, पूर्वी पिंगल है और पूर्वी के अंदर ये देखो पूर्वी पिंगल है, पूर्वी में राजस्थानी और ब्रज मिल गई। इसमें जितना भी साहित्य था वो भाट साहित्य था। इसमें श्रृंगार रस का साहित्य है, यानी सीधा सा लिखा हुआ है कि राधा और कृष्ण के प्रेम का वर्णन है इसमें। और ये जितने भी साहित्य इसमें लिखे गए हैं वो छंद और पदों में लिखे गए हैं। ये सिर्फ अपनी क्लास में मिलेगी आपको कि छंद और पदों में पिंगल लिखी गई थी। पिंगल में राजस्थानी और ब्रज का मिश्रण था और पिंगल में भाट साहित्य लिखा हुआ है, जिनके नामों के पीछे भट्ट लिखा होता है, उन्होंने ये भाट साहित्य लिखे हैं। ये श्रृंगार रस है, राधा कृष्ण का वर्णन है इसमें। और देखिए इनके जितने भी छंद हैं वो छंद कौन से हैं, छंद और पदों में ये लिखी गई है। उसके बाद अपने पास में है ये वाली देखो पश्चिमी राजस्थानी, और पश्चिमी राजस्थानी का उपनाम लिखा हुआ है ये डिंगल है। और फिर इसमें एक बात और लिखी हुई है कि ये डिंगल है, इसमें मिश्रण है ये देखो किसका, सबसे इम्पोर्टेंट मिश्रण राजस्थानी और गुजराती का है। किसमें, डिंगल में। फिर अगला पॉइंट इम्पोर्टेंट बनता है कि इसमें जितने भी साहित्य है वो चारण साहित्य। कौन से साहित्य है, चारण साहित्य। फिर ये विशुद्ध राजस्थानी है जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है। इसमें वीर रस है, ध्यान रखना वीर रस है इसमें, यानी इसका विकास जो है वो गुजरी अपभ्रंश से हुआ है, वीर रस का। फिर इसमें युद्धों की बातें हैं, जितनी भी बातें हैं युद्ध की है। और ये गीत में है, वो किस में था, छंद और पद में था, ये गीत में। उसमें श्रृंगार था, इसमें वीर रस है। उसमें राधा कृष्ण का वर्णन था, इसमें युद्धों का वर्णन है। ये विशुद्ध राजस्थानी है, वो भाट साहित्य है, ये चारण साहित्य है। उसमें राजस्थानी ब्रज मिली हुई थी, इसमें राजस्थानी गुजराती है, वो पिंगल थी और ये डिंगल थी। बस इतना आपको ध्यान है ना, आप सब कुछ पा सकते हो इसमें। अब देखो बहुत इंपॉर्टेंट लिखा हुआ है कि ये जो आपकी थी डिंगल, डिंगल के साहित्य मैंने इधर लिख दिए, यहाँ लिख दिए मैंने डिंगल के साहित्य। तो डिंगल के साहित्य देखो ये वाले हैं जो कि आपको अच्छे तरीके से पढ़ने हैं कि ये सारे डिंगल के साहित्य हैं, ये पढ़ने आपको देख लो। सबसे पहले आप क्या पढ़ोगे, आप ढोला मारू पढ़ोगे जो कि डिंगल में थी। अचलदास खिचीरी वचनिका पढ़ोगे, वो डिंगल में थी। यहाँ पर ये राजरूपक और वंश भास्कर पढ़ोगे, ये भी डिंगल में थी। और राव जेतसिरो छंद पढ़ोगे, वो भी डिंगल में थी। संगत रासो डिंगल में थी। और राठौड़ रतन सिंगरी वचनिका जो थी वो भी इसमें थी। और रुक्मणी हरण इसमें थी। और नागदमन भी ये इसी में थी। तो कुछ नहीं करना, आपको याद रखना है कि ढोला, ढोला यानी ढोला मारू, ढोला चला चला यानी अचलदास खिचीरी वचनिका, ढोला चला, राज यानी राजरूपक, राज राव, राव जेतसिरो छंद, ढोला चला, राज राव संग संगत रासो, रुक्मणी के नगर, ढोला चला, राज राव रुक्मणी के, राज राव संग रुक्मणी के नगर। इतनी चीज़ें इधर याद कर लेना। और फिर इम्पोर्टेंट जो है वो मैंने देखो पिंगल साहित्यों को इधर लिख दिया है, ये लिखा हुआ आपके सामने पिंगल साहित्य बहुत इम्पोर्टेंट है। इसमें क्या है, पृथ्वीराज रासो है जो पृथ्वी भट्ट ने लिखी थी, ध्यान रखना। उसके इसी को अपने कहते हैं चंद बरदाई ने लिखी थी। उसके बाद विजयपाल रासो है, हमीर रासो है, खुमाण रासो है, रतन रासो है, यानी जितने भी रासो है वो पिंगल में लिखे गए हैं। तो वेरी वेरी गुड इम्पोर्टेंट, ये फर्स्ट पेज अपना कंप्लीट हुआ। तो इसी प्रकार इसको याद करना जिस प्रकार इसको बनाया हुआ है, इसको स्क्रीनशॉट ले लेना या इसको साथ साथ में कॉपी में लिखते जाना, क्योंकि मैं एक्स्ट्रा बातें भी आपको बताऊंगा इसमें। अब देखो अपने पास में पेज नंबर 2 क्या बोल रहा है।
पेज नंबर 2 भी बहुत अच्छी बात बोल रहा है। क्या बोल रहा है कि राजस्थानी भाषा की उत्पत्ति और उद्भव में विभिन्न मत, जो कि बहुत शानदार चैप्टर है। वो क्या था? वो थी भाषा की पृष्ठभूमि। वो क्या थी? सबसे पहले अपने पढ़ते हैं पृष्ठभूमि पढ़ते हैं, तो ये रही पृष्ठभूमि पढ़ी अपने। पृष्ठभूमि के बाद जो है वो उत्पत्ति पढ़ रहे हैं अपने। ध्यान रखना 2 चैप्टर ये हो गए, पृष्ठभूमि के बाद उत्पत्ति। तो ये लिखा हुआ है अपने कि राजस्थानी भाषा की उत्पत्ति उद्भव में विभिन्न मत। अब देखो कौन कौन से मत आपको पढ़ने हैं। तो आपको इसमें पढ़ने हैं, देखो कितने मत, वो ये मत पढ़ने हैं जो कि बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है। ये वाले मत ध्यान रखना, इनको अच्छे तरीके से आप देख लो। सबसे पहले लिखा हुआ है कि एलपी टेसीटोरी जो है उसके साथ में डॉक्टर महावीर प्रसाद लिखते हैं कि ये शोर से नहीं अपभ्रंश से निकली है राजस्थानी। बहुत अच्छी बात लिखी इन्होंने। फिर ये देखो जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सम जो है, वो जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सम लिखता है पुरुषोत्तम मोनारिया के साथ मिलकर कि ये नागर अपभ्रंश थी, कोई दिक्कत नहीं है। पुरुषोत्तम मोनारिया के साथ जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सम मिलकर नागर बोलता है। फिर अपने देखिए, फिर है मोतीलाल मेनारिया और के.एम. मुंशी, ये दोनों बोलते हैं कि ये गुर्जर अपभ्रंश थी, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद डॉक्टर सुनीति चटर्जी क्या बोल रही है, ये वाली देखो, ये बोलती है कि सौराष्ट्रीय अपभ्रंश है। तो कुछ भी नहीं करना आपको, इसमें क्या करना है वो मैं बता दूं आपको। इसमें सबसे पहले लिखना है आपको एल एम और लिखना है सी। क्या समझे आप? एल एलपी टेसीटोरी ये रहा, एम महावीर प्रसाद ये रहा, और सी शोरसेनी अपभ्रंश कि एलएमसी के अनुसार ये शोरसेनी अपभ्रंश है। एल एलपी टेसीटोरी, एम यानी महावीर प्रसाद और सी यानी शोरसेन अपभ्रंश। ऐसे ही आप सेकंड को याद कर पाओगे। और सेकंड को कैसे याद करोगे? वो है अपने पास में ए और इसके अलावा क्या है पे, और इसके अलावा क्या है ना, अपना। ध्यान रखना, ए फॉर अब्राहिम जॉर्ज अब्राहिम ग्रियर्सम, पे फॉर पुरुषोत्तम लाल मेनारिया और ना फॉर नागर अपभ्रंश। तो कोई दिक्कत नहीं है, अपना। तो 2 नंबर में अपना देख लिया। 3 नंबर में क्या पढ़ोगे आप? 3 नंबर में एम जी है, तो बस एम जी पढ़ना है। एम यानी मोतीलाल मेनारिया और एम यानी मुंशी प्रसाद यानी के मुंशी। जी पर ध्यान रखना, इन्होंने कहा है क्या? इन्होंने कहा है गुजरी अपभ्रंश, यहाँ भी कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद एस पढ़ लो। एस यानी सुनीति कुमार चटर्जी और एस यानी सौराष्ट्री। तो कोई दिक्कत नहीं है, आपने कंप्लीट पढ़ लिया। क्या पढ़ लिया आपने? आपने पढ़ लिया भाषा की उत्पत्ति से संबंधित जो जो मत थे उनको अच्छे तरीके से पढ़ लिया। अब हमारे पास पॉइंट नंबर 3 आ गया, भाषा राजस्थानी भाषा के प्राचीन प्रमाण कि कितनी पुरानी होगी राजस्थानी भाषा, जो कि बहुत गुड इम्पोर्टेंट प्रश्न बनेगा। अब देखना कैसे बनेगा, एक एक चीज को आप अच्छे तरीके से देखना। सबसे पहले लिखा हुआ है कि विक्रम संवत 835 ईसा पूर्व, ये लिखा हुआ विक्रम संवत 835 ईसा पूर्व और 8वीं शताब्दी, ये लिखा हुआ 8वीं शताब्दी में उद्योतम जो सूरी था उसकी किताब का नाम है कुवल्य माला ग्रंथ। और इस कुवल्य माला ग्रंथ में भारत की 18 भाषाओं में मरु भाषा का वर्णन है। तो सबसे पहले हमारा मरु भाषा शब्द किसने दिया है? तो ध्यान रखना उद्योतम सूरी ने दिया है, और उद्योतम सूरी ने मरु भाषा शब्द दिया है। और इन्होंने कौन सी भाषा का उल्लेख किया है? मरु भाषा का। और भारत की कितनी भाषाओं में उल्लेख है? 18 भाषाओं में उल्लेख है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लाइन। अभी हाल ही एग्जाम में ये प्रश्न पूछा गया था, पटवार के अंदर प्रश्न पूछा गया था, इसलिए इम्पोर्टेंट है कि किस ग्रंथ के अनुसार भारत की 18 भाषाओं में मरु भाषा का उल्लेख है। तो कुवल्य माला ग्रंथ किसने लिखा है? तो ध्यान रखना उद्योतम सूरी ने लिखा है। तो इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। सर कैसे याद करें इसको?
तो इसको देखो ऐसे याद करोगे आप, इसमें आप ये याद रखना उमर, क्या याद रखोगे, उमर, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट। उ यानी उद्योतम सूरी, और मैं यानी माला, कौन सी माला, कुल्ले माला, और रह का मतलब हो गया, मैं का मतलब हो गया मरुभाषा भी हो गया, और मैं का मतलब हो गया माला भी। तो ध्यान रखना उद्योतम सूरी के द्वारा उमर याद कर लेना। इसके बाद 2 नंबर चैप्टर, ये देखो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, इसमें लिखा हुआ है कि 12वीं शताब्दी में जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन ने लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया नाम की किताब में राजस्थानी शब्द दिया है। तो सबसे पहले राजस्थानी भाषा का उल्लेख किसने दिया है, तो आप पढ़ चुके हो, जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन ने दिया है। कौन सी किताब में दिया है, लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया में दिया है, जो कि बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है। तो राजस्थानी भाषा शब्द किसने दिया है, ये वाला, तो आप ध्यान रखना राजस्थानी भाषा शब्द जो है वो सबसे पहले जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन ने दिया है। सर इसको कैसे याद करेंगे, इसको ऐसे याद करोगे, इसको सेकंड को बस याद कैसे करना यही अपने बताएंगे। इसको याद करना है ए और उसके बाद र और इसके बाद ली, यानी अर्ली इन द मॉर्निंग। अ का मतलब है अब्राहिम यानी जॉर्ज अब्राहिम, र का मतलब क्या है, राजस्थानी भाषा, और ली का मतलब क्या है, लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया। बस इसके अलावा आपको इसमें कुछ नहीं करना। इसके बाद देखो आपके पास में है 16वीं शताब्दी में एक किताब फिर इम्पोर्टेंट है, जो कि पहले तो आपने देखा है वो तो था कौन सा बताओ, वो था मरु भाषा, लेकिन अब कौन सी भाषा है, मारवाड़ी। ये भी इम्पोर्टेंट है कि 16वीं शताब्दी में अबुल फजल द्वारा रचित आईने अकबरी में मारवाड़ी भाषा का उल्लेख मिलता है। बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है। सर इसको कैसे याद करेंगे, तो ध्यान रखना इसको याद करना अमर। कैसे याद करोगे, अमर, ए यानी अबुल फजल, और मैं यानी मारवाड़ी, और रे यानी रचित ग्रंथ आईन ए अकबरी। ये 16वीं शताब्दी का है, यहाँ पर भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो आगे देखिए इम्पोर्टेंट लाइन, वो ये तीनों सारों साथ में देख लीजिए, कंप्लीट हो जाएगा। इसमें लिखा हुआ है कि 17वीं शताब्दी में नोवोली छंद नाम की रचना में हमें मरुभाषा देखने को मिलती है। तो इससे पहले मरुभाषा कहाँ है, यहाँ पर है। ऐसे कॉम्बिनेशन बिठाकर याद करो, जिंदगी भर भूलोगे नहीं, बस ये ध्यान रखना। उसके बाद 18वीं शताब्दी में 8 देश गुजरी है, इसमें भी मरुभाषा है। तो 3 बार मरुभाषा आ गई, देख लो इम्पोर्टेंट है ये, 3 बार मरुभाषा का शब्द आ गया। फिर कुशल लाभ जो है उनके द्वारा एक ग्रंथ लिखा गया है पिंगल शिरोमणि, इसमें मारवाड़ी है। और इससे पहले मारवाड़ी कहाँ पर है, इससे पहले मारवाड़ी देख लो, एक बार मारवाड़ी येरी, दूसरी बार मारवाड़ी येरी। तो पहली बार 16वीं शताब्दी में मारवाड़ी आई है, और अंतिम बार कुशल लाभ की रचना पिंगल शिरोमणि में आई है। बहुत बहुत इम्पोर्टेंट। अब देखो, अब लिखा हुआ है राजस्थानी भाषा के विकास के विभिन्न चरण। राजस्थानी भाषा के कुछ चरण हैं जो बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है। अब इन चरणों को कैसे याद करोगे ये देख लो आप। इन चरणों को पहले तो ऐसे सुव्यवस्थित कर लो, ऐसे। अब देखो इनको याद कैसे करोगे। ये लिखा हुआ है 11वीं से 13वीं शताब्दी में गुजरी अपभ्रंश थी, आप पहले पढ़कर आए हो, वो सेम बातें हैं यहाँ पर। और 13वीं से 16वीं शताब्दी का जो समय बताया इन्होंने, वो बताया है प्राचीन राजस्थानी यानी जैन साहित्य। तो देख लो गुजरी अपभ्रंश यानी 11वीं से 13वीं के बाद 13वीं से 16वीं शताब्दी में पहली बार जैन साहित्य आया है। उसके बाद देखिए इम्पोर्टेंट 16वीं से 18वीं शताब्दी जो कि मध्यकालीन भारत राजस्थानी है, इसमें चारण साहित्य है। 13वीं से 16वीं में जैन है, और 11वीं से 13वीं शताब्दी में तो गुजरा अपभ्रंश है, और 16वीं से 18वीं में चारण साहित्य है, जो कि बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है। फिर आपके सामने आ गया 18वीं शताब्दी, आधुनिक राजस्थानी है बस। तो ये 4 चरण ध्यान रखना, दिमाग में सेट बिठा लेना कि भाषा विकास के ये 4 चरण हैं।
11वीं से 13वीं, 13वीं से 16वीं, 16वीं से 18वीं और 18वीं से अब तक। 11वीं से 13वीं गुजरी, 13वीं से 16वीं प्राचीन राजस्थानी या जैन, 16वीं से 18वीं मध्यकाल राजस्थानी या चारण साहित्य था इसमें, 18वीं से अब तक यानी आधुनिक राजस्थानी थी। बहुत बहुत इम्पोर्टेंट बातें हैं, ये ध्यान रखना। इसके बाद देखो अपने क्या पढ़ेंगे, ये लाइन बड़ी इम्पोर्टेंट है। इसमें लिखा हुआ है राजस्थानी भाषा का स्वर्णकाल 1650 से 1850 ईसा पूर्व है, जो ईस्वी है जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है। ईस्वी के बाद देखो डॉक्टर श्याम सुंदर दास ने लिखा है कि भाषा वैज्ञानिक दृष्टि से गुजराती के बहुत ज़्यादा निकट है। वैज्ञानिक दृष्टि से ये भाषा गुजराती के बहुत ज़्यादा निकट है। तो ये भी हमारा सेकंड पेज भी हो गया, ये फर्स्ट पेज भी हो गया। अब थर्ड पेज देखो क्या है, जो कि बहुत बहुत इम्पोर्टेंट होने जाएगा। इसमें पहली लाइन लिखी हुई है कि राजस्थान में प्रथम सर्वेक्षक जो है, राजस्थान के प्रथम सर्वेक्षण जो है वो जॉर्ज मैकलिस्टर है। बहुत बहुत इम्पोर्टेंट, राजस्थान के फर्स्ट भाषा सर्वेक्षण पूछा इसने, तो भाषा सर्वेक्षण जॉर्ज मैकलिस्टर है, बहुत इम्पोर्टेंट। उसके बाद देखो क्या लिखा हुआ है, उसके बाद इम्पोर्टेंट लाइन होगी, ये है 1961 के अनुसार जो रिपोर्ट आई है उसमें राजस्थान की कुल बोलियां कितनी है, तो 73 बोलियां हैं। 1961 के तहत है ये। और आगे क्या लिखा हुआ है, आगे वेरी गुड इम्पोर्टेंट लिखा हुआ है कि राजस्थान प्लस इसके साथ में जो विभिन्न भाषाएं होती है, वो भाषा होती है, तो विभिन्न भाषाएं होती है, उनकी लिपियां होती है। जैसे राजस्थान की लिपि मुड़िया है, हिंदी की लिपि देवनागरी है, अंग्रेजी की रोमन है, उर्दू की अरबी है और पंजाबी की गुरुमुखी है। बहुत बहुत इम्पोर्टेंट। अब प्रश्न क्या लिखा हुआ है देखो, आगे ये लिखा हुआ है अपना इम्पोर्टेंट लाइन, बहुत इम्पोर्टेंट, कि जो भाषा होती है वो जिसे बोला जाता है और जो लिपि होती है जिसे लिखा जाता है। तभी तो अपने कहते हैं राजस्थानी भाषा की लिपि मुड़िया है, क्योंकि इसे मोड़ कर लिखा जाता था। इसमें जैसे राठौड़ लिखते थे, अपने राठौड़ ऐसे लिखते हैं, तो इसको कैसे लिखा जाता था, इसको ध्यान रखना, मोड़ कर लिखा जाता था, मात्राएं कम होती थी तो इसे राठौड़ लिखा जाता था, ध्यान रखना इस बात का। इसीलिए मुड़िया लिपि है, हिंदी में देवनागरी की लिपि है, और इसमें पंजाबी में अपने गुरुमुखी है, उर्दू में अपने अरबी है और अंग्रेजी में अपने रोमन है। बहुत बहुत इम्पोर्टेंट। अगली लाइन क्या लिखी हुई है, अगली लाइन लिखी हुई है, ये देखो सेम जो मैंने आपको दोहरा दी है कि मुड़िया लिपि का उपनाम महाजनी लिपि है और बनियावटी लिपि है। और फिर पूछा है इस लिपि के जो भी आपके क्या है आविष्कार करता है, तो आविष्कार करता यहाँ पर लिखा हुआ है कि टोडरमल है। आप टोडरमल को जानते हो, अकबर के वित्त मंत्री थे, और टोडरमल आपको पता है हल्दी घाटी में महाराणा प्रताप को समझाने के लिए आए थे, संधि करवाने के लिए आए थे, लेकिन महाराणा प्रताप टोडरमल से भी नहीं माने, यानी ये भी असफल रहा था। अकबर के 9 रत्नों में टोडरमल शामिल था। उसके बाद लिखा हुआ है कि मुड़िया लिपि में मात्राएं बहुत कम होती है, जैसे चित्तौड़ है, और चित्तौड़ के बाद जैसे राठौड़ लिखा हुआ है, गौरव लिखा हुआ है। इन बातों पर ध्यान देना। अब अगला पॉइंट क्या है, अगला वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, राजस्थानी भाषा की विभिन्न बोलियां। ऊपर आप पढ़कर आए हो कि 1961 के अनुसार राजस्थान में 73 भाषाएं हैं, 73 बोलियां हैं राजस्थानी भाषा की। अब आगे इम्पोर्टेंट क्या है वो देखो, बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है। सबसे पहले मैं ये बता दूं कि जो भी अपने लिखा हुआ है चैप्टर का नाम, उसमें सबसे पहले अपने क्या है, सबसे पहले अपने इन चीज़ों को जानेंगे कि राजस्थानी भाषा की विभिन्न बोलियां हैं। इसमें मारवाड़ी जो है वो पश्चिमी राजस्थान की प्रधान बोली है। बहुत अच्छी बात लिखी है कि मारवाड़ी पश्चिमी राजस्थान की जो है वो प्रधान बोली है, अच्छी लाइन है। दूसरी है कि मारवाड़ी भाषा का आरंभ जो है
वो 6वीं शताब्दी से माना गया है, 8वीं शताब्दी से माना गया है, 6वीं नहीं सॉरी 8वीं शताब्दी से पीछे अपने पढ़कर आए हैं। और मारवाड़ी राजस्थान की सर्वाधिक समृद्ध बोली है, ध्यान रखना, और बहुत बड़े क्षेत्र में बोली जाती है, समृद्ध है, बड़े क्षेत्र की है। 8वीं शताब्दी में इसका आरंभ है और राजस्थान की प्रधान बोली भी यही है। फिर लिखा हुआ है कि इसके क्षेत्र कौन कौन से हैं, बहुत इंपॉर्टेंट। एक तो जोधपुर है जहाँ विशुद्ध मारवाड़ी है, जोधपुर ही है जो सांस्कृतिक नगरी है जहाँ विशुद्ध मारवाड़ी है। बीकानेरी है, बीकानेर के बाद पाली है, जैसलमेर है, नागौर है, जालोर है और सिरोही है। इतने ज़िले आप जरूर इसमें ध्यान रखना, बार बार रिवाइज करना। बहुत अच्छा है कि राजस्थान की प्रधान बोली मारवाड़ी है और मारवाड़ी का आरंभ 8वीं शती से माना गया है। और मारवाड़ी की सर्वाधिक मारवाड़ी राजस्थानी की सर्वाधिक समृद्ध है और महत्वपूर्ण भी है। देखो, उसके बाद बड़े क्षेत्र की भी है, उसके बाद इसके क्षेत्र हो गए। जोधपुर में ये विशुद्ध रूप में बोली जाती है, ध्यान रखना। उसके बाद बीकानेर है, पाली है, जैसलमेर है, नागौर है, जालोर है, सिरोही है। अब आगे इम्पोर्टेंट देखना कि मारवाड़ी का साहित्य डिंगल में है, जो हम शुरू में पढ़ के आए हैं। मारवाड़ी में ज़्यादातर चारण साहित्य है, लेकिन इनकी रचनाओं में देखो, एक तो है जैन साहित्य जो प्राचीन है, एक आप देखो जैसे मूमल के ग्रंथ है, एक आप जैसे देखो कि डोला मरवण है, एक आप देखो राजियारा सोरठा जो कि पूर्वी मारवाड़ी में लिखी गई है। आपको पता है कृपाराम जी खिड़िया के द्वारा लिखी गई है राजियारा सोरठा, ये राजिया पर लिखे गए हैं, ये पूर्वी मारवाड़ी में लिखी गई है। आगे अपने लिखा हुआ है पूर्वी मारवाड़ी। फिर बेली कृष्ण रुक्मणी, ये उत्तरी मारवाड़ी में लिखी गई है। आपको पता है बेली कृष्ण रुक्मणी, जिसे कवि दुर्सा आडा ने 19वां पुराण और 5वां वेद, बहुत इंपॉर्टेंट किताब है ये पृथ्वीराज राठौड़ की किताब है जो बीकानेर की थी। और मीराबाई की पद और मीराबाई की रचनाएं जो है वो भी मारवाड़ी में है। तो मारवाड़ी तो बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, अब मारवाड़ी की उपबोलियां जो है इसको अच्छे तरीके से देखो कौन कौन सी है। तो सबसे पहले मारवाड़ी की उपबोलियां हैं, आप राजस्थान के मारवाड़ के नीचे की ओर जाओगे तो आपको सिरोही में देवड़ावाटी मिलेगी, आपको गोडवाड़ी मिलेगी, आपको मेवाड़ी मिलेगी, आपको बागड़ी मिलेगी। इधर फिर आप जाओगे तो बीकानेरी है, फिर शेखावाटी है, नागौरी है, डटकी है, थली है, और आपको फिर कौन सी मिल जाएगी, ये खेराड़ी मिल जाएगी। तो इसमें कहीं दिक्कत नहीं है। आप मारवाड़ी से नीचे आओगे तो सिरोही में देवड़ावाटी है, सिरोही में आप जालोर में देखोगे गोडवाड़ी है, आप मेवाड़ में देखोगे मेवाड़ी है, आप डूंगरपुर बांसवाड़ा में देखोगे बागड़ी है। इधर रो के बाद बीकानेर की तरफ जाओ, बीकानेर के बाद आप जाओ शेखावाटी में, फिर नागौरी में, फिर डटकी में, फिर थली में जाओ, फिर खेराड़ी में देखो। यहाँ भी कोई प्रॉब्लम है नहीं, आपके बहुत अच्छा भाषा था, ये ज्ञान था। अब देखो राजस्थानी भाषा, राजस्थान की मरु भाषा जो है वो मारवाड़ी है, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये, मरु भाषा मारवाड़ी। फिर राजस्थान की मूल भाषा देखिए राजस्थानी है, ये फिर इंपॉर्टेंट बहुत ज़्यादा। फिर राजस्थानी भाषा शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग जो है वो जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सम ने किया है, आप पीछे देख सकते हो, मैं यही करवा के आया हूँ, जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सम ने किया है। फिर देखिए राजस्थान की प्रधान बोली में मानक भाषा यदि कोई हो तो वो भी मारवाड़ी है। इतनी बातें मारवाड़ी में बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आगे स्लाइड में देखिए अपने क्या लिखा हुआ है, बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं। इस क्लास को ज़्यादा शेयर करो, आपको संपूर्ण घर बैठे अच्छे नोट्स, बहुत व्यवस्थित किए हुए नोट्स आपको मिलेंगे। एग्ज़ाम में बहुत पावरफुल होंगे ये, पर इसको ज़्यादा शेयर करो आप। अब देखो लिखा हुआ है डिंगल भाषा का सर्वप्रथम उपयोग जो है वो पिंगल शिरोमणि में हुआ है। उल्टा हो गया ना, लग रहा है कि डिंगल का प्रयोग जो है सर्वप्रथम वो पिंगल में हुआ है। पिंगल शिरोमणि किताब है, उधर पूर्व की जो पूर्व राजस्थानी है उसको भी पिंगल कहते हैं। लेकिन अगली लाइन, राजस्थानी भाषा का प्राचीनतम ग्रंथ जो है वो भारतेश्वर बाहुबली घोर है, जो बज्जर सेन सूरी ने लिखा था। बहुत इंपॉर्टेंट है बज्जर सेन सूरी का। अब अपने पास में जो नई बोली आई है उसका नाम है मेवाड़ी।
आप जान के आए हो कि मेवाड़ी मारवाड़ी की उपबोली है, बहुत इंपॉर्टेंट। तो पहला पॉइंट इसमें यही है, देखिए कि मारवाड़ी के बाद राजस्थान की महत्वपूर्ण व बड़े क्षेत्र की बोली है ये। मारवाड़ी सबसे महत्वपूर्ण है और मारवाड़ी सबसे बड़े क्षेत्र की है, लेकिन 2 नंबर पर बड़े क्षेत्र की मेवाड़ी है और 2 नंबर की महत्वपूर्ण भी। फिर देखो मेवाड़ी भाषा का विकसित और विशिष्ट रूप दर्शाया गया है 12वीं-13वीं शताब्दी में। बहुत इंपॉर्टेंट है कि 12वीं-13वीं शताब्दी में 2 नंबर लाइन लिख के लिखा हुआ है कि 12वीं-13वीं शताब्दी में मेवाड़ी का विशिष्ट रूप देखने को मिला। फिर ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मेरे को लगा इस बोली का विशुद्ध रूप जो है वो मेवाड़ी के गाँव में देखने को मिलता है। आज भी गांव के लोग हूबहू वही बोली बोलते हैं, शहर के तो हिंदी बोलने लग गए, लेकिन वो हूबहू वही बोलते हैं। इसके अलावा लिखा हुआ है धावड़ी जो है वो उदयपुर की है, देखो अलग से ही उदयपुर में धावड़ी है, देखो। फिर ये इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कुंभा के साहित्य ध्यान रखना। जैसे इसने लिखा है कुंभा की रचनाएं इसमें है, देखो जैसे लिखा है, जैसे अतुल चातुरी, तो चतुर आदमी तो संस्कृत बोलता है। फिर इसने लिखा है रस नंदिनी, तो रस मेवाड़ी में आता है, भाई मेवाड़ी का कुंभा था तो कुंभा को मेवाड़ी में रस आया। फिर मुरारी जो ये है, मुरारी संगीत है, ध्यान रखना, ये संगीत कर लेना आप, ये कन्नड़ में है तो ध्यान रखना मुरारी संगीत कन्नड़ में, मेरे कन्ने संगीत है, बस इतनी सी बात है। फिर ये नंदनी वृत्ति, तो वृत्ति तो किस में बताओ, मराठी में है, तो नंदनी वृत्ति मराठी में। ये सुमेलित करने वाला क्वेश्चन RS में पूछ लिया गया है, बहुत अच्छा क्वेश्चन डाला है मैंने। आगे देखिए बहुत अच्छी लाइन, ये एक लाइन रहेगी जो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट लाइन है, ये पावरफुल लाइन है कि कुंभा की कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति में मेवाड़ी भाषा का प्राचीन रूप देखा जाता है। कुंभा की जो कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति है उसमें भी ये देखा जाता है। अब देखो इसके इंपॉर्टेंट आगे क्षेत्र, क्षेत्र में देखिए क्या क्या लिखा हुआ है। क्षेत्र में है उदयपुर, और उदयपुर के अलावा देखिए क्या है, प्रतापगढ़, भीलवाड़ा, राजसमंद और चित्तौड़। सर ये याद नहीं होते तो बस इतना ध्यान रखना कि उदय प्रताप भी रांची में गया, उदय प्रताप भी रांची में गया, बार बार याद करो, याद रह जाएगी। आगे देखो बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है ये वाली, अति इंपॉर्टेंट लाइन है, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो क्या लिखा हुआ है कि उदयपुर के जगत अंबिका माता के मंदिर में उत्कीर्णन जो शिलालेख है उसमें सर्वप्रथम बोली के साक्ष्य मिलते हैं मेवाड़ी के। उसके बाद लिखा हुआ है कि लक्ष्मी कुमारी जो चूड़ावत है उसका साहित्य भी मेवाड़ी में। कैसे याद करोगे लक्ष्मी कुमारी चूड़ावत का साहित्य? तो A4 है अमोलक बात, B4 है बगड़ावत, C4 है सोरठ बीजारी बात, ABC अब GH कर लो, ABC GH, G का मतलब है गिर ऊंचा ऊंचा गढ़ा और एक गजबन है, GH, H का मतलब क्या हो गया, H का मतलब यहाँ हो गया, देखो ये रहा H का मतलब हुंकारो दोषा हो गया। और उसके बाद C का मतलब केरे चकवा बात भी हो गया एक, और इधर D का मतलब डूंगरजी ज्वारजीरी बात होगी, P का मतलब पाबूजीरी बात होगी, M का मांझल रात होगी, T टाबरवारी बातें होगी। तो कुछ नहीं करना, आपको बस इस पर ध्यान देना है कि ABCD GH PMT। A पर कौन सी है अमोलक बात, B पर कौन सी है बगड़ावत, C पर कौन सी है सोरठ बीजारी बात, C पर कौन सी है केरे चकवारा बात, और D पर कौन सी है डूंगरजी ज्वारजीरी बात, और H पर कौन सी है हुंकारो दोसा, G पर कौन सी है गुरु ऊंचा ऊंचा गढ़ा, और फिर G पर कौन सी है गजबन है, फिर P पर कौन सी है पाबूजीरी बात, M पर कौन सी है माजल रात, T पर कौन सी है टाबरारी बाता। तो ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। बस इतना ABCD और GHPMT याद कर लेना आप, ABCD GHPMT याद कर लेना, कहीं कहीं प्रॉब्लम नहीं है। अब आगे लिखा हुआ है, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि इन्होंने लक्ष्मी कुमारी चूड़ावत ने रूसी कहानियों या कथाओं को राजस्थानी अनुवाद किया था गजबन नाम की किताब में। इसीलिए इन्हें देखो गजबन नाम की पुस्तक में ये जो लिखी हुई है इसमें, इसीलिए इसको सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार दिया गया था। सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार बहुत इंपॉर्टेंट पुरस्कार इसे दिया गया था और रूस की तरफ से, बहुत इंपॉर्टेंट।
फिर ये लाइन कहीं और ही ज़्यादा इसकी इंपॉर्टेंट है, लक्ष्मी कुमारी चूड़ावत की जीवनी फ्रांसिस महिला टेफ्स ने लिखी थी। फ्रॉम पर्दा टू पीपल्स, यानी पर्दा जो है इसने त्याग दिया था, इसलिए किताब लिखी गई थी। फ्रॉम पर्दा टू पीपल्स किसने लिखी थी? फ्रांसीसी महिला टेफ्स ने लिखी थी, लक्ष्मी कुमारी चूड़ावत। अब इम्पोर्टेंट देखो, 2012 में इसे रत्न पुरस्कार दिया गया था। तो राजस्थान रत्न पुरस्कार इसे कब दिया गया था? 2012 के अंदर। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आज अपने 14 पेजों में से 4 पेज जो है वो कंप्लीट कर लिए, बाकी इसको आपने कंप्लीट कर ही लेते हैं। 2 बातें और है, लक्ष्मी कुमारी चूड़ावत का जन्म देखो देवगढ़ में हुआ था, और देवगढ़ आपको पता ही है चूड़ावतों का है। तो लक्ष्मी कुमारी चूड़ावत का जन्म देवगढ़ राजसमंद के अंदर हुआ है, ये 1916 में। फिर बीकानेर रियासत में एक जगह पड़ती है रावतसर, जो वर्तमान हनुमानगढ़ में है। यहाँ के जो रावत थे, उन रावत में तेज सिंह के साथ इस लक्ष्मी कुमारी चूड़ावत की शादी हो गई थी। तो आज का क्लास, आज का चैप्टर आपको कैसा लगा कमेंट में ज़रूर आप अपनी राय देना, ताकि अपने इस 14 पेजों को फिर बहुत अच्छे ट्रिकों से और पूरा अपने कर पाएंगे, संपूर्ण जो कल्चर है वो कर पाएंगे अपने। तो वेरी गुड दोस्तों।